हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अपना चैप्टर शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना था, यानी कि पादप का लैंगिक जनन पुष्प। पुष्प क्या होता है? पुष्प किसी भी पौधे का लैंगिक जननांग होता है या जननांग होता है। फिर हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना के बारे में। तो पुष्प की संरचना मैंने आपको उसके सारे पार्ट बताए थे कि इसमें कितने पार्ट होते हैं और उनका क्या महत्व पुष्प में होता है, लेकिन फिर भी उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ये होता है पुष्प। पुष्प के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसका बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज। सेकंड होता है इसका दल पुंज। ये जो दोनों इसके चक्र होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इसके लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक चक्र भी बोलते हैं। अब जो इसका तीसरा चक्र है, वो इसका तीसरा चक्र होता है पुमंग या फिर पुंकेसर। पुंकेसर ये किसी भी पुष्प के नर जननांग होते हैं। इसका फोर्थ पार्ट होता है जायांग। ये किसी पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ये दोनों पार्ट, ये दोनों चक्र क्या होते हैं किसी भी पुष्प के? ये दोनों मुख्य अंग होते हैं जो उसके प्रजनन में पूरा सहयोग करते हैं। यानी कि जो दलपुंज और बाह्यदल पुंज होते हैं ये सहायक चक्र होते हैं, और पुमंग और जायांग क्या होते हैं? ये मुख्य अंग होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटनाएं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती हैं, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं होती क्या है। तो उसमें जो हमारी सबसे पहले जो घटना आती है वो आती है पुंकेसर। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि उसमें जो इसकी लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले हमारी क्या क्या परिवर्तन होते हैं किसी पुष्प के लैंगिक जनन में। सबसे पहले क्या होता है? उसके जननांगों का विकास होता है। ये तो हमें पता ही होता है कि किसी भी चीज पुष्प में जननांग का विकास होने से पहले उसमें हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। तो जब किसी भी पुष्प में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं तभी उसमें जननांगों का विकास शुरू होता है। उसके बाद आता है नर जननांग में परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि का निर्माण होता है। उसके बाद मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश आदि का विकास होता है। तो परागकोश क्या होते हैं? परागकोश वह होते हैं जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं। लघु बीजाणुधानी हमारे नर युग्मक का निर्माण करती है। उसके बाद आता है गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? जो हमारे गुरु बीजाणुधानी हमारी मादा युग्मक का निर्माण करती है। उसके बाद तथा भ्रूणकोश आदि का विकास इसमें होता है। तो निषेचन से पूर्व घटनाएं जो होती है उसमें सबसे पहले हम नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे। तो सब नर जननांग में उसका फर्स्ट पार्ट आता है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? किसी भी पुष्प का नर जनन भाग होता है। यह पुतंतु, परागकोश, परागपुटी एवं संयोजी ऊतक से बना होता है। तो पुंकेसर के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा परागकोश होता क्या है। तो यहाँ पे एक परागकोश की संरचना दिखाई हुई है। तो परागकोश की जो संरचना है इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें पुतंतु उपस्थित होता है। पुतंतु यानी फिलामेंट उपस्थित होता है, और पुतंतु से जुड़े हुए हमारे संयोजी ऊतक जुड़े हुए हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमारे 2 परागकोश हमें दिख रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? हम परागकोश की संरचना को देख रहे हैं। परागकोश में क्या होते हैं? पुतंतु,
होते हैं इसमें। पुतंतु से हमारे संयोजी ऊतक जुड़े होते हैं। संयोजी ऊतक जो होते हैं हमारे इसमें हमें 2 परागकोश दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 परागकोश हैं ये 2-2 पालियों में विभाजित होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 4 पालियां होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 परागकोश हो जाते हैं, और इसे ही हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। परागकोश की संरचना के बाद हम देखते हैं परागकोश का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो परागकोश के डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे कि परागकोश का स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब कि परागकोश स्फुटित हो रहे हैं या निकल रहे हैं। इसमें यही पुतंतु होता है, पुतंतु में परागकोश होते हैं, परागकोश में भी संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं ये। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें 2 परागकोश, या फिर जिसे हम लघु बीजाणुधानी भी इसका सही नाम ले सकते हैं, यानी कि परागकोश को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी हम कहते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे परागकोश उपस्थित हैं, यानी कि ये जो हैं ये इसमें छोटे छोटे जो हमें 4 परागकोश दिखाई दे रहे हैं, ये 4 परागकोश उपस्थित हैं, और ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे स्फुटित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो ये परागकण दिखाई दे रहे हैं ये इसी में से हमें बाहर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसे परागकण की बाहर आने की क्रिया भी कहते हैं। इससे ये स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, और स्त्री केसर के अंदर पहुंचकर इनका जर्मिनेशन होता है। उसके बाद ये ओवा या बीजांड को फ्यूज करते हैं, जिससे आगे चलकर बीज का निर्माण होता है। ये परागकोश का जो होता है ये पीछे का दृश्य है इसका, ये वाला, ये इसका पीछे का दृश्य होता है। पहले हमने क्या देखा, हमने परागकोश को देखा, परागकोश के बाद हमने उसका डेवलपमेंट देखा, यानी कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। उसके बाद हम देखते हैं परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ये जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट है ये स्फुटन के पहले की होती है, यानी कि स्फुटन के पहले इसमें होता क्या है, इसमें हमें छोटे छोटे से लघु बीजाणु और मातृ कोशिका, या फिर हमें ये जो दिख रही हैं हमें ये लघु बीजाणु और मातृ कोशिका दिख रही हैं हमें इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें ये ही परागकण होते हैं। इसमें ये जो इनकी ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे हम बाह्य परत कहते हैं, और इसके अंदर जो लेयर होती है इसे हम मध्य परत कहते हैं। ये जो इसमें परागकोश होते हैं ये विभिन्न परतों के भीतर होते हैं, और इन्हीं मातृ कोशिकाएं, यानी कि ये लघु बीजाणु या फिर मातृ कोशिका जो होती है इन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें हमें नंबर में परागकोश मिलते हैं, और आगे चलकर क्या होता है, इसमें परागकण की क्रिया होती है, या फिर ये आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि जो पुकेंसर होता है उसमें ये पुष्प का नरजनन भाग होता है, और ये पुतंतु परागकोश परागपुटी एवं संयोजी ऊतक से बना होता है। संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है, संयोजी ऊतक का कार्य होता है किसी भी परागकोश को आपस में जोड़े रखना, यानी कि संयोजी ऊतक किसी भी परागकोश को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। और परागपुट क्या होते हैं हमारे, यानी कि जिससे परागकण हमारे बाहर निकलते हैं वो हमारा परागपुट होता है। परागकोश का हमें पता चल ही जाता है, यानी कि जिसमें हमारे परागकण उपस्थित हों। पुतंतु के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पहले कि पुतंतु हमारा क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये जानेंगे कि परागकण कैसे बनता है और मातृ कोशिका का डिवीजन कैसे हो रहा है जिससे परागकण का निर्माण होता है।